वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट को आप अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं बीटेक के, और फर्स्ट ईयर के कोई से भी सेमेस्टर में आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं। ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन से सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को चलाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, फर्स्ट ईयर के हम 2 सब्जेक्ट और यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कराते हैं आपको। एक तो है आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स और दूसरा है आपका मैकेनिकल, यानी कि फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दूसरा सब्जेक्ट है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ये दोनों सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं और इन दोनों सब्जेक्ट की 5th यूनिट तक हमने पूरा सिलेबस एज ए टॉपिक वाइज हमने कराया हुआ है, यानी कि पांचों की पांचों यूनिट आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 शॉट वीडियोस भी अवेलेबल हैं, न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि सारी चीजें वहां पर कवर अप कराई गई हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे वहां पर रह गए हैं, मतलब रह क्या गए, एग्जाम में और बेहतर तरीके से आप बच्चा परफॉर्म कर सके उसको ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक्स हमें वहां पर और अच्छे से हमें वहां पर कराना है, मटेरियल आपको प्रोवाइड कराना है उन 2 सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो यूनिट नंबर 4th और 5th भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है कंप्लीटली, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और इसी सब्जेक्ट की जो यूनिट 1st है अब हम ये कवर अप कर रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा तो ये यूनिट आपकी 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। तीसरे चैप्टर में आपके जो 2 टर्मिनल की स्पेशल डिवाइसेस होती हैं वो हैं, उसमें हमने एलईडी, आपका टनल डायोड, फोटो डायोड और आपका वैरेक्टर डायोड, ये 3 टॉपिक कर लिए हैं। एक लास्ट टॉपिक आपका टनल डायोड बचता है उस चैप्टर से, वो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो यानी कि फर्स्ट चैप्टर आपका हो चुका है यूनिट 1st का, 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। हम 2nd चैप्टर पे अब फोकस करेंगे और इसको कवर अप करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था कि हमें रेक्टिफायर की नीड क्यों हुई, क्यों हमें रेक्टिफायर की जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उसी टॉपिक को आगे करते हुए, आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। बेटा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पर, अपने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके हेल्प से। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में हम हाफ वेव रेक्टिफायर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कुछ फैक्टर्स जो 2-2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं वो भी हम यहाँ पर कवर अप कर लेंगे इसी वीडियो में। जब आगे हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर, तो उन पैरामीटर्स का केवल कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ पर वो डिफाइन होंगे ऑलरेडी, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो लास्ट तक जरूर देखिए सेशन को, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सेशन कैसा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें अपना हाफ वेव रेक्टिफायर। आ जाते हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूँ आपको कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो इन ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वी रिक्वायर डीसी वोल्टेज फॉर द ऑपरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमें रिक्वायर होती है डीसी वोल्टेज की। वी कैन इजीली कन्वर्ट द एसी वोल्टेज और एसी करंट इनटू द डीसी वोल्टेज और डीसी करंट बाय यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड द पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से हम इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं एसी से डीसी में अपने करंट या वोल्टेज को। वहीं पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी करंट इनटू द डीसी करंट, यानी कि एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड का वो है रेक्टिफिकेशन, किसका, एसी का डीसी में। ए पीएन जंक्शन डायोड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट in only forward bias condition and block the electric current in the reverse bias condition। ये हम बहुत बेहतर तरीके से चैप्टर 1st में पढ़कर आ चुके हैं। In simple words, a diode allow electric current in one direction. This unique property of the diode allows it to act like a rectifier। और इसकी यही यूनिक प्रॉपर्टी इसको अलाउ करती है वर्क एज ए रेक्टिफायर करने के लिए, क्योंकि आप सिंबल देखते होंगे डायोड का कुछ इस तरीके से होता है और इसका
एरो मतलब इसका जो सिंबल है यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लो ऑफ करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। ये इसका एनोड होता है, ये इसका कैथोड होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे और देखते हैं क्या है। ए रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट एन AC करंट इनटू द DC करंट बाय यूजिंग वन और मोर PN जंक्शन डायोड्स। ठीक है, A rectifier is nothing but a simple diode or group of diodes which convert the alternate current into the direct current। कोई सी भी डेफिनेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मैंने अवेलेबल आपको करा दिए हैं अलग अलग लैंग्वेज में। यानी कि रेक्टिफायर कुछ भी नहीं है, केवल और केवल सिंपली एक डायोड या ग्रुप ऑफ डायोड है जो कन्वर्ट करता है AC को DC में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। इस रेक्टिफायर के इनपुट पर हमने अप्लाई किया एक अल्टरनेट करंट यानी कि AC करंट। AC और DC करंट क्या होता है, उनमें क्या कंपैरिजन है, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। और जैसे ही आप इसकी आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट पर आपको डायरेक्ट करंट मिलता है। कैसे मिलता है ये प्रोसेस हम आगे जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेक्टिफायर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डायोड्स used in the circuit और अरेंजमेंट ऑफ द डायोड्स इन द सर्किट। यानी कि जो रेक्टिफायर्स होते हैं वो क्लासिफाई होते हैं 2 टाइप्स में और वो डिफरेंटली बेस्ड होते हैं नंबर ऑफ डायोड्स में, कितने नंबर ऑफ डायोड आपने यूज किए हैं सर्किट में या अरेंजमेंट ऑफ डायोड आपने किस तरीके से सर्किट में किया हुआ है, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। द बेसिक टाइप ऑफ द रेक्टिफायर्स आर द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द फुल वेव रेक्टिफायर। और इस फुल वेव में आप 2 तरीके के रेक्टिफायर पढ़ते हैं, एक आप सेंटर टेप रेक्टिफायर पढ़ते हैं, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, और एक आप पढ़ते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो हैं वो आपके फुल वेव रेक्टिफायर में आ जाते हैं। तो अगर बेसिकली आप देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ये 3 तरीके के रेक्टिफायर आपको पढ़ने हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा और इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैं समझाने में सफल भी हुआ होगा। चलिए आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसा आप नाम से ही समझ पा रहे हैं हाफ वेव, हाफ वेव मतलब यानी कि आधी वेव। तो आपका जो रेक्टिफायर है वो आधी वेव को रेक्टिफाई करेगा बस, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाफ वेव रेक्टिफायर। देखते हैं कैसे। ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट द पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव करंट जो है ऑफ द इनपुट सिग्नल इनटू द पल्सेटिंग DC यानी कि डायरेक्ट करंट एट आउटपुट सिग्नल। ठीक है, मतलब जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो रेक्टिफाई करता है यानी कि कन्वर्ट करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल को जो इनपुट पे अप्लाई की है इनटू द पल्सेटिंग DC एट द आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, जब हम पॉजिटिव टाइप हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तब वो पॉजिटिव साइकिल को करेगा, अदरवाइज हम निगेटिव टाइप हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करें तो वो निगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, बेसिकली हम जो काम करते हैं वो पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ही करते हैं और इसी को एक्सप्लेन भी करते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर बात की जाए निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर की तो वो हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, लेकिन कौन सी, निगेटिव को। ठीक है, चलिए आगे। द हाफ वेव रेक्टिफायर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेक्टिफायर की। वी यूज ओनली ए सिंपल डायोड टू कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर। दैट मीन्स इस रेक्टिफायर को बनाने के लिए हम केवल और केवल एक सिंगल डायोड का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला था ना कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड या सिंपली एक डायोड होता है। तो इस टाइप के डायोड में यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल और केवल आप सिंगल डायोड का यूज करेंगे। आगे, द हाफ वेव रेक्टिफायर इज सिंपल मेड ऑफ एन AC सोर्स, ए ट्रांसफॉर्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, डायोड एंड ए रजिस्टर। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आप देखें तो वो केवल और केवल एक AC सोर्स जिसको हमें कन्वर्ट करना है DC में, उसके आगे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है वो भी स्टेप डाउन, जिसमें आपकी जो वोल्टेज अप्लाई की आपने इनपुट पर उसको कम कर देता है जो उसका दूसरा टर्मिनल होता है।
फिर आगे एक डायोड लगा होगा और लास्ट में आपका रजिस्टर लगा होता है। आगे द डायोड इज प्लेस्ड बिटवीन द ट्रांसफॉर्मर एंड द रजिस्टर। जो डायोड प्लेस्ड होता है वो बिटवीन द ट्रांसफॉर्मर एंड द रजिस्टर यानी कि लोड हम क्या करते हैं उसको कनेक्ट किए होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा इसको डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एक एसी सोर्स होता है यानी कि एसी इनपुट होगी जिसको हमें कन्वर्ट करना है डीसी में, तो ये है एक। फिर आगे एक आपका ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो प्राइमरी बाइंडिंग है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द सेकेंडरी बाइंडिंग, सो दैट इट इज़ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आगे एक डायोड लगा हुआ है। जो डायोड है वो ट्रांसफॉर्मर और रजिस्टर यानी कि लोड रजिस्टर के बीच में लगा हुआ है जहाँ पर हमें आउटपुट लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये एसी हमने अप्लाई किया और आउटपुट पर कुछ इस तरीके से आपको पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिल जाती है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आई करंट है, डी डायोड रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एल लोड रजिस्टर है, टी ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पर ये जो टी लिखा हुआ है ये ट्रांसफॉर्मर है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव टर्मिनल मतलब से साइन यूज किया है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज कर लिया गया है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का एक स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं, एसी सोर्स, द एसी सोर्स सप्लाई अल्टरनेट करंट टू द सर्किट। द अल्टरनेट करंट इज ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड बाई ए साइनसोइडल वेवफॉर्म। कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो है ये एसी आपका वेव होती है, एसी सिग्नल होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच रिड्यूस और इंक्रीज द एसी वोल्टेज। इस ट्रांसफार्मर का काम होता है कि आप इस एसी वोल्टेज को या तो रिड्यूस कर दें, मतलब उसके एम्पलीट्यूड को इस तरीके से घटा दें, या फिर उसको इस तरीके से इंक्रीज कर दें। ये काम होता है। द स्टेप डाउन, स्टेप डाउन वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स ट्रांसफार्मर रिड्यूस द एसी वोल्टेज फ्रॉम हाई टू लो, वेयर एज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द एसी वोल्टेज फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, यानी कि माना ये है एसी इनपुट और स्टेप अप है तो ये इसको बढ़ा देगा, और स्टेप डाउन है तो ये इसको घटा देगा। ठीक है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर वी जनरली यूज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बिकॉज द वोल्टेज नीडेड फॉर द डायोड इज वेरी स्मॉल, यानी कि कम से कम वोल्टेज हमारी डायोड तक पहुंचे जिससे कि हमारा डायोड डैमेज ना हो। अप्लाइंग ए लार्ज एसी वोल्टेज विदाउट पासिंग थ्रू द ट्रांसफार्मर विल परमानेंटली डिस्ट्रॉय द डायोड। अगर हम डायरेक्ट विदाउट जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके बिना अगर हम सप्लाई को लगा दें तो वो क्या कर देगा, आपके डायोड को परमानेंटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो वी यूज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, आगे इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द प्राइमरी बाइंडिंग हैज मोर टर्न देन द सेकेंडरी बाइंडिंग। मतलब आपने अभी देखा होगा कुछ इस तरीके की बाइंडिंग आपको वहां पर दिख रही होगी, इसको प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं। और फिर यहाँ पर इस तरीके से प्लेट लगी हुई होती है और यहाँ पर आपको सेकेंडरी बाइंडिंग देखने को मिली होगी। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर प्राइमरी बाइंडिंग में ज़्यादा है कंपेयर टू द सेकेंडरी बाइंडिंग। सो द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूस द वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी बाइंडिंग टू द सेकेंडरी बाइंडिंग। दैट मीन्स कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो रिड्यूस कर देता है वोल्टेज को प्राइमरी बाइंडिंग टू द सेकेंडरी बाइंडिंग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं ट्रांसफार्मर को, और किस तरीके से हम बताते हैं कि ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे सर्किट में डायोड भी लगा हुआ है। डायोड आप जानते हैं कि उसका क्या काम होता है। ए डायोड इज ए टू टर्मिनल डिवाइस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक द इलेक्ट्रिक करंट इन द अनदर डायरेक्शन। यानी कि डायोड जो है एक टू टर्मिनल डिवाइस होती है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो होने में और ब्लॉक कर देता है अदर डायरेक्शन में करंट के फ्लो को। आगे लगा हुआ है आपका रजिस्टर। रजिस्टर का काम है, ए रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट रेस्ट्रिक्ट द करंट फ्लो टू ए सर्टेन लेवल। यानी कि जो रजिस्टर होता है, आपने पढ़ा होगा रजिस्टर क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, लिमिट कर देता है, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को रोकता है।
एज ए लोड यहाँ पर ये लगाया गया है। तो ये थे आपके जो सर्किट में कंपोनेंट्स यूज हुई हैं। सर्किट आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, ये आपका एसी सोर्स लगा हुआ है, आगे आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके आगे आपका डायोड लगा हुआ है, और जहाँ पर आपको आउटपुट लेनी है वहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आई होप आपको ये सारे कंपोनेंट्स में क्लियर कर पाया होगा। ठीक है, जनरल बात है, ये आप सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी हुई होंगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो उसका ऑपरेशन क्या है, कैसे वो काम करता है। व्हेन एसी वोल्टेज, एक सेकेंड टैब को सीधा कर लेता हूं। व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रिड्यूसेस दिस हाई वोल्टेज इनटू द लो वोल्टेज। जैसा कि हमने बताया कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर यूज हुआ है, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जो उस पर हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो हमें लो वोल्टेज करके देता है। दस ए लो वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड at the secondary winding of the transformer. The low voltage produced at the secondary winding of the transformer is called the secondary voltage। यानी कि जो हमने लो वोल्टेज प्रोड्यूस की है सेकेंडरी वाइंडिंग पर ट्रांसफॉर्मर के, उसको हम लो वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो मिली है उसको सेकेंडरी वोल्टेज भी हम कह सकते हैं। Vs से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आगे द एसी वोल्टेज और एसी सिग्नल अप्लाई टू द ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग। यानी कि जो एसी वोल्टेज हम लगा रहे हैं या एसी सिग्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर पर, वो कुछ नहीं है, केवल एक एसी सिग्नल है या एसी इनपुट वोल्टेज है। द लो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द डायोड। उसको हम डायरेक्टली डायोड पर अप्लाई करते हैं, जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि जो आपका ये एसी वोल्टेज आया यहाँ पर, उसको आपने ट्रांसफार्मर पर अप्लाई किया, ट्रांसफार्मर में उसने स्टेप डाउन कर दिया, यानी कि उसके लेवल को कुछ हद तक घटा दिया। इस तरीके से जो एसी था उसके लेवल को घटा दिया। अब हम इसको डायरेक्टली डायोड पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। आगे व्हेन लो एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सिग्नल। जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही है ये, the diode is in the forward bias and allow electric current, whereas during the negative half cycle the diode is reverse biased and block the electric current। अब इस फंडे को हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। अगर मैं आपसे बात करूँ ये इस तरीके से, ये आपका डायोड होता है। ठीक है, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये डायोड का निगेटिव टर्मिनल है। जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारा डायोड किस फॉर्म में बोला जाता है कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। और यहीं पर अगर इस टर्मिनल को हम निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दें और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कैथोड को कनेक्ट कर दें तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये रिवर्स बायसिंग में है। इज दैट क्लियर? ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जब आपका फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड होता है तो आपका डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है इस तरीके से। ठीक है, जबकि रिवर्स बायसिंग में आपका जो डायोड होता है वो वर्क करता है एज ए ओपन सर्किट। तो जब ये शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा, और जब ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर कही गई है और यही बात ये अप्लाई होती है। मीन्स दैट जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मर उसको लेवल को कम करता है। ये आपका ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है सपोज। ठीक है, इस तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग कम कर देता हूँ, है ना। तो ये जब डायोड पर गया यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर पहुंची, तो दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल आपका कनेक्ट हो गया सिग्नल से, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से सिग्नल कनेक्ट हो गया पॉजिटिव, तो दैट मीन्स इट बिकम्स इन द फॉरवर्ड बायसिंग। और जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में है बेटा तो दैट मीन्स इट वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट लाइक दैट। जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर लोड पर आउटपुट देखने को मिलेगा और यू गेट लाइक दिस वेव फॉर्म। ठीक है,
आगे जैसे ही आप निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल आपने अप्लाई की किस पर, ट्रांसफार्मर पर। ये ट्रांसफार्मर आपका बना हुआ है, बाइंडिंग में कम कर देता हूँ यहाँ पर। और जैसे ही ये निगेटिव हाफ साइकिल आपकी डायोड पर पहुंची, यानी कि ये निगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसने उसके लेवल को कम कर दिया है, और जैसे ही यहाँ पर पहुंची तो इट बिकम इन द रिवर्स बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग में इट विल वर्क एज ए ओपन सर्किट, दैट मीन्स नो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द डायोड एंड वी गेट हियर RL अक्रॉस द 0, इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब डायोड पर पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है तो इट विल वर्क एज ए फॉरवर्ड बायस, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल वहां पर देखने को मिलेगी एट द लोड। जबकि जब हम इसको रिवर्स बायस यानी कि निगेटिव जो साइकिल है वो अप्लाई करते हैं डायोड पर, तो इट विल वर्क एज ए ओपन सर्किट, दैट मीन्स वहां पर आपकी जो फ्लो ऑफ करंट है वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो RL यानी कि लोड पर आपको 0 रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल गई, ये वाली, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर डायोड पर पहुंची, तो डायोड ऑन रहा और यू गेट द आउटपुट लाइक दिस। ठीक है, और जैसे ही ये निगेटिव हाफ साइकिल पहुंची यहाँ पर, किस पर, डायोड पर, ये निगेटिव हाफ साइकिल नेक्स्ट, तो यू गेट द रिजल्ट 0। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल पहुंची यहाँ पर, दैट आगे आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर पहुंचेगी, तो यू गेट द रिजल्ट पॉजिटिव एंड ऑल्सो अगेन 0। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होगा। तो आगे देख लेते हैं क्या है थ्योरी में लिखा हुआ। In simple word, the diode allow the positive half cycle of the input AC signal and block the negative half cycle of the input AC signal. Simple word में कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को वो अलाउ कर देता है और निगेटिव हाफ साइकिल को वो ब्लॉक कर देता है। मीन्स द पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर डज नॉट कंप्लीटली ब्लॉक द निगेटिव हाफ साइकिल। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि कंप्लीटली, क्योंकि आइडियल हमारा डायोड नहीं है, क्योंकि हमने फैब्रिकेट किया है, वो प्रैक्टिकल डायोड है, यानी कि वो आपका आइडियल की तरह कैरेक्टरिस्टिक दे सकता है, लेकिन वो प्योरली आइडियल नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव को तो वो अलाउ कर देगा, ठीक है, लेकिन जो निगेटिव है उसको कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाता, कुछ अमाउंट ऑफ करंट वहां पर फ्लो होता है। इट अलाउ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द नेगेटिव हाफ साइकिल और स्मॉल नेगेटिव करंट। दिस करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइनॉरिटी कैरियर्स इन द डायोड, जिसको आप किसी जगह पर डार्क करंट भी आपने नाम दिया था, उसको आपने रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोला था। ठीक है, तो ये आप वहां पर देखेंगे आगे। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द माइनॉरिटी कैरियर इज वेरी स्मॉल, सो इट इज नेग्लेक्टेड। इस वजह से इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एंड वी कैन नॉट विजुअल सीन द स्मॉल पोर्शन ऑफ द नेगेटिव हाफ साइकिल एट द आउटपुट। इस वजह से हम विजुअली नहीं देख पाते हैं जो नेगेटिव साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलता है जब आप रिसीव करते हैं या आउटपुट मेजर करते हैं एट द आउटपुट टर्मिनल। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पर है ना, मतलब कि यहाँ पर निगेटिव पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, देन इट विल वर्क मेजर एज ए 0, जबकि पॉजिटिव हाफ साइकिल पर आपको वहाँ पर मेजर होगी वैल्यू। ठीक, इस तरीके से आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ये दोनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है थ्योरी में। इन एन आइडियल डायोड, जैसा कि मैंने बताया, द नेगेटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव करंट इज 0, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वहां पर करंट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है नेगेटिव हाफ साइकिल को। ठीक है, द रजिस्टर प्लेस एट द आउटपुट कंज्यूम द डीसी करंट जनरेटेड बाय द डायोड, यानी कि जो रजिस्टर प्लेस है आउटपुट पर वो कंज्यूम करता है डीसी करंट को जो जनरेट की जाती है बाय द डायोड। हेंस द रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिकल लोड। इसी वजह से हम रजिस्टर को एज ए इलेक्ट्रिकल लोड भी बोलते हैं। द आउटपुट डीसी वोल्टेज और डीसी करंट इज मेजर्ड अक्रॉस द लोड रजिस्टर, और आपको लोड रजिस्टर के अक्रॉस डीसी पल्सेटिंग डीसी वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर भी होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो डायोड हमने लगाया हुआ था सर्किट में, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है बस। और जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई तो इधर आपका आ गया कैथोड और इधर आ गया आपका एनोड। तो
तो जैसे ही ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर पहुंचेगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा निगेटिव से, तो दैट मीन्स इट कम्स या इट वर्क्स एज ए रिवर्स बायसिंग यानी कि ओपन सर्किट, तो यू गेट द जीरो रिजल्ट। वहीं पर जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये वाली निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर पहुंची तो ये निगेटिव से निगेटिव कनेक्ट हो गया, देन इट इज वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट एंड वी गेट द आउटपुट हियर। ठीक है, लाइक दिस। फिर जैसे ही ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर पहुंचेगी, देन अगेन it will work as an open circuit and we get no current, that means zero value you can see here। ठीक, इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। इसको आप निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन या वर्किंग है निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर की, सेम एज इट इज वैसे ही जैसे पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर की हमने डिस्कस की है। द ओनली थिंग वी कैन चेंज हियर द डायरेक्शन ऑफ द डायोड, वो केवल और केवल हमने जो डायोड की डायरेक्शन है वो चेंज यहाँ पर की है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर और पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दी है, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं स्लाइड पे क्या है। अब जैसा कि हम बता रहे थे कि जो यहाँ पर आपको डीसी मिलता है वो आपका किस फॉर्म में मिलता है, पल्सेटिंग फॉर्म में आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। ये पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर है और अगर आप निगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे तो वहां पर भी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी आउटपुट। ठीक है, लाइक दैट, हियर लाइक दैट, इस तरीके से। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो अब ये जो पल्सेटिंग डीसी है, हमें तो चाहिए प्योर डीसी जो फिक्स्ड हो एक वैल्यू पर, तो वो पाने के लिए हम आगे इसको छानते हैं। जैसे आप बात करते हैं ना छलनी की, जब आप चाय बनाते हैं या कोई काढ़ा बनाते हैं तो उसको पीने के लिए जो आपको प्योर फॉर्म में चाहिए, उसको पीने के लिए आप उसको छानते हैं, फिल्टर करते हैं। तो वैसे ही आपको हाफ वेव रेक्टिफायर से जो पल्सेटिंग डीसी मिली हुई है उसको प्योर फॉर्म में पाने के लिए कैपेसिटर की हेल्प से एक फिल्टर से पास करते हैं, जिस वजह से आपको फिर वहां पर प्योर टाइप का डीसी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो इसलिए लंबा होगा क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें मैं क्लियर करके चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आगे जब फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े तो ये सारी चीजें आपको नहीं बतानी पड़ेंगी। मैं यहाँ पर आज कैपेसिटर फिल्टर के बारे में भी थोड़ा डीपली डिस्कस करूंगा, जिससे कि आगे जब हम सर्किट को अपने फुल वेव रेक्टिफायर को कैपेसिटर सर्किट के साथ यूज करेंगे तो वहां पर आपको कोई समस्या ना हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, ए फिल्टर कन्वर्ट द पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट इनटू द प्योर डीसी। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको कि छानकर आपको प्योर चीज देगा। In half wave rectifier, a capacitor or inductor is used as a filter to convert the pulsating DC to pure DC। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में या तो कैपेसिटर या इंडक्टर का आप यूज कर सकते हैं एज ए फिल्टर, जो कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में। द आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट कांस्टेंट। जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस की जाती है हाफ वेव रेक्टिफायर से वो कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन डीसी वोल्टेज का मीनिंग ही क्या होता है, डायरेक्ट करंट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आपको वहां पर वो दे। इट वेरीज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, जबकि यहाँ पर जो मिलता है वो आपको वेरी मिलता है टाइम के समय पर। टाइम के साथ साथ वो जो आउटपुट है वो आपको कहीं ना कहीं वेरी होती हुई मिलती है। आगे अगर हम बात करें, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ए कांस्टेंट डीसी सप्लाई वोल्टेज इज नीडेड। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो हमें एक कांस्टेंट सप्लाई की डीसी वोल्टेज चाहिए होती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। यानी कि कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड टू सपोर्ट द रिपल्स ऑफ ए डीसी वोल्टेज, यानी कि हमें सपोर्ट की जरूरत होती है रिपल्स जो डीसी वोल्टेज के मिले हुए हैं। अब ये रिपल्स क्या होते हैं ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द आइदर ए कैपेसिटर फिल्टर और एक इंडक्टर फिल्टर एट द आउटपुट साइड, और ये हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैपेसिटर फिल्टर या फिर इंडक्टर फिल्टर आउटसाइड मतलब आउटपुट टर्मिनल पर लगाकर। इन द बिलो सर्किट, यानी कि जो सर्किट आप देख रहे हैं, वी आर यूजिंग द कैपेसिटर फिल्टर,
यहाँ पर हमने कैपेसिटर फिल्टर यूज किया है। द कैपेसिटर प्लेस्ड एट द आउटपुट साइड स्मूथर द पल्सेटिंग डीसी टू प्योर डीसी। और ये जो कैपेसिटर प्लेस किया है हमने यहाँ पर, अगर आप सर्किट में देखें, ये हमने कैपेसिटर प्लेस कर दिया है जो वर्क करेगा एज ए फिल्टर यहाँ पर, और वो पल्सेटिंग जो आपको डीसी मिली हुई है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, कांस्टेंट डीसी आउटपुट में। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को ये मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये चीज अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको कांस्टेंट फॉर्म मिल जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये हमने फिल्टर लगा दिया है अपनी चाय को बेहतर तरीके से पीने के लिए, जिसमें उसमें छन्नी वन्नी मतलब चाय पत्ती ना आए और हम इजीली उसको कंज्यूम कर सके। ये एसी इनपुट लगा हुआ है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है टी, है ना, ये डायोड लगा हुआ है, उसके अक्रॉस लोड रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से जो पल्सेटिंग डीसी आपको मिली है कुछ इस तरीके से, ये अब इसको आपको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर कैपेसिटर टाइप फिल्टर लगा दिया गया है। ठीक है, अब ये आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा। अब ये क्या है, कैसे आउटपुट दे रहा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा आगे इस पर डिस्कस करना है कि जब हमने कैपेसिटर फिल्टर लगाया तो कैसे ये कन्वर्ट कर पा रहा है इस चीज को, और हमें एक कांस्टेंट फॉर्म ऑफ डीसी देगा। ठीक, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। As we already know that the capacitor provide high resistance path to the DC component यानी कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, एंड लो रजिस्टिव पाथ टू द AC कंपोनेंट्स यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। मतलब कहने का ये है कि हमें पता है कि कैपेसिटर जो होता है वो प्रोवाइड कराता है एक स्ट्रॉन्ग पाथ, हाई रजिस्टिव पाथ यानी कि किसको, DC कंपोनेंट को, जबकि लो रजिस्टिव पाथ प्रोवाइड कराता है किसको, AC कंपोनेंट्स को। ठीक है, आप यहां पर देख भी रहे होंगे इस डायग्राम में, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये AC कंपोनेंट्स को हाई रजिस्टिव जो कंपोनेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एक पाथ प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, लो रजिस्टिव पाथ, जबकि आप इधर देख रहे होंगे ये डीसी कंपोनेंट लो रजिस्टर यानी कि लो फ्रीक्वेंसी जो है डीसी कंपोनेंट्स के लिए ये एक हाई रजिस्टिव पाथ प्रोवाइड कराता है। और आपको पता है कि हाई रजिस्टिव अगर है तो वहां पर जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाएगा, वो लो फ्रीक्वेंसी जो होगी वही वहां पर जाएगी, जबकि हाई है वहां पर वो पहले पहुंच जाएगी। ठीक, क्लियर हुआ, यानी कि जहां पर बेहतर पाथ मिलेगा उस पर ज़्यादा चीज़ें एकदम से तुरंत पहुंचने की कोशिश करेगी। वहीं पर आगे बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रीफर्स टू फ्लो थ्रू ए लो रजिस्टिव पाथ। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हमेशा प्रीफर करती है कि कहाँ पर लो रजिस्टिव पाथ उसको देखने को मिले। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट रीचेज द फिल्टर, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट रीच करती है फिल्टर पर, द डीसी कंपोनेंट experience a high resistance from the capacitor and AC components experience a low resistance from the capacitor। means that जो DC components होते हैं वो experience करते हैं इस situation में high resistance path, और जो capacitors होते हैं वो AC components के लिए experience करते हैं low resistance path। अब इसमें क्या होगा, जो AC components हैं वो कैपेसिटर की तरफ भागेंगे, और जो डीसी कंपोनेंट्स है जो हमने लोड लगा रखा है जहां पर हमें आउटपुट मेजर करनी है उसकी तरफ भागेंगे। तो इस तरीके से आपका फिल्टर हो जाता है पल्सेटिंग डीसी। मतलब कि जो आपने छन्नी रखी हुई है उसमें जब आप चाय पलटते हैं तो जो आपका चाय है, जो छन के आपका पीने लायक लिक्विड जा रहा है वो आपके कप में, वो आपके बर्तन में निकल जाएगा, और जो वेस्ट है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर है, क्योंकि एसी के कंपोनेंट्स यहाँ पर वेस्ट है, उनको हमें ब्लॉक करना है, तो वो कैपेसिटर में चले जाएंगे, और जो लोड है जहां पर हम मेजर कर रहे हैं क्या, अपनी आउटपुट, तो वो वहां पर चले जाएंगे। जो कैपेसिटर में ये चार्ज जाएगा वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आगे द डीसी कंपोनेंट डज नॉट लाइक टू फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, यानी कि डीसी कंपोनेंट जो है वो लाइक नहीं करते कि वो कैपेसिटर से फ्लो करें, क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है डीसी के लिए।
सो दे फाइंड ए अल्टरनेट पाथ, यानी कि लो रजिस्टिव पाथ जहाँ पर भी उसको देखने को मिलता है वो वहाँ पर पास हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, एंड फ्लो टू द लोड रजिस्टर RL थ्रू दिस या थ्रू दैट पाथ, उस पाथ से वो लोड रेजिस्टेंस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये थोड़ा सा डीपली समझाना इसलिए जरूरी है कि आप जब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटर टेप या ब्रिज टाइप रेक्टिफायर पढ़े तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, आपको वो सारी चीज़ें बार बार आपको ना बतानी पड़े वहाँ पर कि कैपेसिटर में कैसे हम फिल्टर का यूज़ करके, मतलब कैपेसिटर को एज ए फिल्टर यूज़ करके हम पल्सेटिंग डीसी को कन्वर्ट करते हैं एक कांस्टेंट या प्योर डीसी की फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड द एसी कंपोनेंट एक्सपीरियंस ए लो रेजिस्टेंस फ्रॉम द कैपेसिटर, वहीं पर एसी कंपोनेंट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं लो रेजिस्टेंस कैपेसिटर से, सो द एसी कंपोनेंट्स इजीली पासेस थ्रू द कैपेसिटर, इसी वजह से एसी कंपोनेंट्स इजीली पास कर जाते हैं कैपेसिटर से। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट पास थ्रू द लोड, माइनर सा कोई भी एक छोटा मोटा पार्ट आपका जा सकता है लोड रजिस्टर RL के थ्रू, प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल रिपल वोल्टेज एट द आउटपुट, जो एक स्मॉल रिपल अमाउंट का वोल्टेज आउटपुट पर देता है। जब हम ये रिपल फैक्टर पढ़ेंगे, इसका कंपेयर करेंगे हाफ वेव का, सेंटर टेप का, ब्रिज का, तब वो आप समझेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर आपका लोड रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये आप जैसे ही यहाँ से आपका पल्सेटिंग वेवफॉर्म आती है, ठीक है, तो वो एसी कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके लो पाथ मेजर करते हैं कैपेसिटर की तरफ, तो वो मूव करेंगे कैपेसिटर की तरफ, जबकि आपके जो डीसी कंपोनेंट्स हैं वो एक लो पाथ मेजर कर पाते हैं या लो रजिस्टिव पाथ मेजर करते हैं लोड रजिस्टर की तरफ, तो वो आपके लोड रजिस्टर की तरफ कंपोनेंट्स पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से आपको जो लोड रजिस्टर है जहां पर आपको मेजर करनी थी या आपको कैलकुलेट करना था अपना आउटपुट, वो वहां पर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए, द पासेज ऑफ एसी कंपोनेंट्स थ्रू द कैपेसिटर इज नथिंग बट चार्जिंग द कैपेसिटर, यानी कि जो पास हो रहे हैं एसी कंपोनेंट्स ये कैपेसिटर पर, इस पर सी पर, तो ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द एसी कंपोनेंट्स इज नथिंग बट एन एक्सेस करंट दैट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर एंड चार्ज इट, जो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होता है और उसको चार्ज करता है। दिस प्रिवेंट्स एनी सडन चेंज इन द वोल्टेज एट द आउटपुट, जो रोकती हैं एक अचानक से चेंज होने में आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो प्रिवेंट करती हैं, जो रोक देती हैं सडन चेंज, अचानक से चेंज जो वोल्टेज में आता आउटपुट पर। ठीक है, व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, इट होल्ड द चार्ज until the AC supply to the rectifier reaches the negative half cycle, यानी कि तब तक जब तक वो negative half cycle वहाँ पर पहुँचती है। When the negative half cycle is reached, the diode D gets reverse bias and the stop allowing electric current through it, यानी कि जैसे ही negative half cycle वहाँ पर पहुँचती है across the diode, तो diode reverse bias में चला जाता है और stop कर देता है electric current के flow को। ठीक है, ये जनरल सी बात है, हमें पता है। आगे, ड्यूरिंग दिस नॉन कंडक्टिंग पीरियड, इस नॉन कंडक्टिंग पीरियड में द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन द कैपेसिटर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो हमने अप्लाई की है वो कैपेसिटर वोल्टेज से कम है, तो दैट मीन्स द कैपेसिटर डिस्चार्ज अंटिल द इनपुट सप्लाई वोल्टेज इज लेस देन द कैपेसिटर वोल्टेज, तो उस सिचुएशन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे, when the input supply voltage is greater than the capacitor voltage, फिर जैसे ही इनपुट वोल्टेज या इनपुट सप्लाई वोल्टेज ग्रेटर होती है, बढ़ जाती है कैपेसिटर वोल्टेज से, then the capacitor again start charging. When the positive half cycle is reached again, the diode D is in the forward bias and allow the electric current. और जैसे ही अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी पहुंचती है डायोड पर, तो वो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है। दिस मेक्स कैपेसिटर टू चार्ज अगेन, और वो क्या करता है, कैपेसिटर को अगेन चार्ज करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे, द कैपेसिटर फिल्टर विद ए लार्ज डिस्चार्ज टाइम
कांस्टेंट विल प्रोड्यूस ए वेरी स्मूथ डीसी वोल्टेज, यानी कि जो कैपेसिटर का लार्ज डिस्चार्जिंग टाइम है वही प्रोड्यूस करता है एक स्मूथ डीसी आउटपुट। ठीक, तो आपको मैं डायग्राम में बता देता हूँ। ये एसी जो हमने दी थी और वो डायोड पे गई और हमें पल्सेटिंग फॉर्म में वहाँ पर आउटपुट मिला पॉजिटिव हाफ साइकिल की मदद से। तो ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर स्टार्टिंग में देख रहे होंगे कि जो आपका कैपेसिटर है एज ए फिल्टर हम यूज़ कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग में क्या होता है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आती है और आपकी जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, या फिर हम बोले वो ज़्यादा है कंपेयर टू द अप्लाइड वोल्टेज, तो आपका कैपेसिटर डिक्रीज होना यानी कि डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो फिर वैल्यू बढ़ती है यानी कि नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस आपका चलता रहता है क्योंकि डिस्चार्जिंग टाइम आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिस्चार्जिंग टाइम है ये कंपेयर टू द चार्जिंग टाइम ज़्यादा है। इसी वजह से स्मूथनेस आपकी आउटपुट डीसी वोल्टेज पर मिलती है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्चार्जिंग चार्जिंग टाइम आपके कैपेसिटर का है वो उतना स्मूथ आउटपुट आपको प्रोवाइड कराती है डीसी। ठीक है, चलिए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। वर्किंग क्या थी, कंस्ट्रक्शन क्या थी, सर्किट डायग्राम क्या था, वो सारी हाफ वेव रेक्टिफायर की खत्म हो चुकी है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कर लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक हम लेकर तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आए हैं क्योंकि इनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है 2 नंबर में। जैसा पहले ही कैरेक्टरिस्टिक है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है ये 2 नंबर में पूछ लिया उसने कि डिफाइन रिपल फैक्टर या व्हाट डू यू मीन बाय द रिपल फैक्टर। तो वो क्या लिखेंगे आप, रिपल फैक्टर होता है द डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस्ड बाय ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट ए प्योर डीसी बट ए पल्सेटिंग डीसी, यानी कि जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस की जाती है हाफ वेव रेक्टिफायर से वो एक प्योर डीसी फॉर्म में नहीं होती है, वो एक पल्सेटिंग डीसी फॉर्म में रहती है। ये हमें पता है और ये हम पीछे डिस्कस भी करके आ चुके हैं। आगे, इन द आउटपुट पल्सेटिंग डीसी सिग्नल वी फाइंड द रिपल्स, यानी कि आउटपुट पे जो हमें ये पल्सेटिंग डीसी वेव मिली है या सिग्नल मिला है उसमें हम रिपल फाइंड आउट करते हैं। दीज रिपल्स इन द आउटपुट डीसी सिग्नल कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द फिल्टर्स सच एज कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। और ये जो रिपल्स हमें मिलते हैं आउटपुट सिग्नल पर उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिल्टर, और फिल्टर में हम कैपेसिटर या इंडक्टर का यूज कर सकते हैं। आगे, इन ऑर्डर टू मेजर हाउ मच रिपल्स आर देयर in the output DC signal we use a factor known as the ripple factor। और कितना आपका रिपल आउटपुट डीसी सिग्नल पर मिला है उसको मेजर करने के लिए एक फैक्टर है, उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। द रिपल फैक्टर इज डिनोटेड बाय द गामा, गामा सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द रिपल फैक्टर टेल्स अस द अमाउंट ऑफ रिपल्स प्रेजेंट इन द आउटपुट डीसी सिग्नल, यानी कि जो रिपल फैक्टर है वो हमें बताता है कि आउटपुट डीसी सिग्नल में कितना आपका एसी सिग्नल है या कितने रिपल्स प्रेजेंट है। आगे, ए लार्ज रिपल फैक्टर इंडिकेट्स ए हाई पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, यानी कि जिस पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में आपका हाई रिपल फैक्टर जो है वो लार्ज है तो उसमें हाई पल्सेटिंग डीसी सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे, जबकि लो रिपल फैक्टर वाले में आपको लो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए ये था आपका रिपल फैक्टर के बारे में। और रिपल फैक्टर आगे देखते हैं क्या है मैथमेटिकली। रिपल फैक्टर कैन बी मैथमेटिकली डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट्स ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो आउटपुट पर आपको वोल्टेज मिली है उसकी आरएमएस वैल्यू का रेशो किसके साथ, डीसी कंपोनेंट्स के आउटपुट वोल्टेज पर जो डीसी कंपोनेंट मिला है उसके रेशो के साथ आपका रिपल फैक्टर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट होता है। रिपल फैक्टर इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, जहां पर आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए आगे, द रिपल फैक्टर इज ऑल्सो सिंपली डिफाइन एज द रेशो ऑफ द रिपल वोल्टेज टू द डीसी वोल्टेज। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में
बात करें तो रिपल फैक्टर जनरली एक रेशो है किसका, रिपल वोल्टेज का और डीसी वोल्टेज का। रिपल वोल्टेज मतलब जिसमें आपके डीसी के साथ साथ एसी कंपोनेंट भी हैं, ठीक है। आगे रिपल फैक्टर इक्वल्स टू रेशो ऑफ द रिपल वोल्टेज अपॉन द डीसी वोल्टेज। आगे द रिपल फैक्टर शुड बी केप्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए गुड रेक्टिफायर, यानी कि हमें रिपल फैक्टर को जितना कम से कम रख सकते हैं उतना रखना चाहिए, जिस वजह से हम एक गुड रेक्टिफायर को बना सकें, एक अच्छे रेक्टिफायर को बना सकें। द रिपल फैक्टर इज गिवन बाय, ये यहाँ पर इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, यानी कि गामा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर है VRMS अपॉन VDC का होल स्क्वायर -1। इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं रिपल फैक्टर को, ठीक है। चलिए, रिपल फैक्टर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर में पूछ ले या आपसे जनरली कोई भी पूछ ले कि रिपल फैक्टर क्या होता है, तो आप बेहिचक आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है, PIV जिसको बोल दिया जाता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज अप टू विच ए डायोड कैन विदस्टैंड, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक मतलब तो आप समझ रहे हो ना, क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल फॉर्म जैसे बोल देते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन है भाई उसकी, तो देखते हैं क्या होता है, क्या करता है भगवान। तो वैसे ही आप पीक मतलब क्रिटिकल, इनवर्स आप इसको रिलेट कर सकते हैं रिवर्स बायसिंग से वोल्टेज। तो यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज एक ऐसी मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज है जिस पर आपका डायोड विदस्टैंड यानी कि रहे, डैमेज ना हो, ठीक है, वो आपकी पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द पीक इनवर्स वोल्टेज, यदि अप्लाई वोल्टेज जो है Vin वो ग्रेटर देन है पीक इनवर्स वोल्टेज से, तो द डायोड विल बी डेस्ट्रॉय। उस सिचुएशन में डायोड जो है वो डेस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि पीक इनवर्स वोल्टेज वो वोल्टेज है, वो क्रिटिकल अमाउंट ऑफ वोल्टेज है जहां पर आपका डायोड वर्क करता रहेगा। जैसे ही उससे ऊपर आपकी इनपुट वोल्टेज हुई तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉय हो जाएगा। आगे, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय पर जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट वहां पर फ्लो होती है। दिस करंट इज ड्रॉप्ड एट ए कैपेसिटर लोड, और इस करंट को हम कैपेसिटर जो रजिस्टर लोड पर लगा हुआ है उसके अक्रॉस ड्रॉप कर लेते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड इज इन द रिवर्स बायस एंड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, सो द AC करंट और AC वोल्टेज इज ड्रॉप्ड एट द डायोड। दैट मीन्स इस सिचुएशन में AC करंट जो है इनपुट पर लगी हुई या AC वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाती है डायोड पर, ठीक है। मतलब इस तरीके से अगर फॉरवर्ड बायस है तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, यानी कि फ्लो ऑफ करंट वहां पर हो जाएगा। जबकि अगर रिवर्स बायसिंग में है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और फ्लो ऑफ करंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप एट द डायोड इज नथिंग बट एन इनपुट वोल्टेज, यानी कि जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हुआ है डायोड के अक्रॉस वो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बट एन इनपुट वोल्टेज, वो एक इनपुट वोल्टेज है। देयरफॉर पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड इज Vs max। Vs max क्या है, मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज, जो आप सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसकी सेकेंडरी बाइंडिंग पर आप मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पीक इनवर्स वोल्टेज। आगे देखते हैं रेक्टिफायर एफिशिएंसी क्या होती है। रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आउटपुट DC पावर टू द इनपुट AC पावर, यानी कि रेक्टिफायर एफिशिएंसी जो होती है वो एक रेशो है आउटपुट DC पावर का इनपुट DC पावर के साथ। द रेक्टिफायर एफिशिएंसी ऑफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6, कहीं पर आपको 40.8% दिखने को मिलेगा। तो ये लिटिल बिट आपका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी क्या हो गई कि जो DC की पावर है
उसका रेशो AC की पावर के रेशो के साथ, और ये रेक्टिफायर एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 40.6 या 40.8% आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में देखने को मिलती है। उसके बाद आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड करंट। लोड करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो उसके लिए फॉर्मूला है IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इक्वल्स टू IM मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट डिवाइडेड बाय 2। वहीं पर सेम एज इट इज है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द आउटपुट लोड वोल्टेज RMS, यानी कि आउटपुट लोड वोल्टेज जो है VRMS वो आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द आउटपुट लोड वोल्टेज बोली जाती है। द रूट मीन स्क्वायर यानी कि RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट लोड वोल्टेज इन द हाफ वेव रेक्टिफायर इज, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है VRMS इक्वल्स टू IRMS इंटू RL, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो VRMS जो होगा वो IRMS इंटू RL यानी कि लोड रजिस्टर, और IRMS क्या होता है IM/2, अभी हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया IM/2 इंटू RL। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई आउटपुट लोड वोल्टेज की, ठीक है। आई होप तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, फॉर्मूले भी आपको मैंने बेहतर तरीके से बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ RMS वैल्यू टू द DC वैल्यू। फॉर्म फैक्टर जो है वो एक तरीके का रेशो है RMS वैल्यू टू द DC वैल्यू। इट कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू RMS वैल्यू अपॉन DC वैल्यू। और जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1.57 रहती है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो फॉर्म फैक्टर है वो क्या है RMS वैल्यू ऑफ द, मतलब रेशो जो है वो RMS वैल्यू DC का इसके साथ, ठीक है। RMS वैल्यू का DC वैल्यू के साथ जो रेशो है वो आपका फॉर्म फैक्टर कहलाएगा, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.57 रहता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस हैं आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की। वी यूज वेरी फ्यू कंपोनेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर सो द कॉस्ट इज वेरी लो। ये तो ऑब्वियसली एक एडवांटेज भी आता है कि आप जब हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं तो बहुत ही कम कंपोनेंट आपने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए हैं, जिस वजह से आपके सर्किट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। वहीं पर इजी टू कंस्ट्रक्ट और सर्किट डायग्राम बनाने में कोई भी समस्या नहीं है। एक AC सप्लाई दीजिए, आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, उसके आगे डायोड लगा हुआ है और लोड रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज हैं क्योंकि तभी आपका फुल वेव रेक्टिफायर आता है। पावर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम वेव तो ये दे रहे हैं, हमें मिल रहा है केवल अगर पॉजिटिव टाइप है तो पॉजिटिव पर, यानी कि पावर का लॉस ज़्यादा हो रहा है, और अगर हमारा निगेटिव टाइप है तो निगेटिव पर आपको निगेटिव ही वेव फॉर्म मिल रही है ना। तो इस तरीके से पावर का लॉस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, ठीक है, यानी कि पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट आपको वहाँ पर मिलती है। प्योर डायरेक्ट करंट कंपैरिजन टू द फुल वेव रेक्टिफायर जब आप पढ़ेंगे तो उनके कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है लेवल आपका प्योर या प्योर DC करंट का। वहीं पर प्रोड्यूस्ड लो आउटपुट वोल्टेज, और ये जो डिसएडवांटेज मीन ये है कि ये लो आउटपुट वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हो गई हैं रेक्टिफायर की, वो भी हाफ वेव रेक्टिफायर की। चलिए आगे देखते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये था आज का सेशन। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, हर बार की तरह आपको मैं कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और कौन सा कमेंट जरूर करें, अगर आपका कोई सजेशन है या आपका कोई क्वेरी है, ठीक है, तो वो आप जरूर करेंगे, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सही के लिए आप एक बार ना लिखें, 10 वीडियो आपने देखी, कोई सी एक वीडियो पर लिख लीजिए। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई समस्या आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे चैनल को पहुँचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे परिवार के साथ, इस इंजीनियर्स गेटवे के साथ जोड़ने में हमारी मदद कीजिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखिए हमारी अदर वीडियोज़ भी, और किसी भी टॉपिक पर कोई भी समस्या है तो
आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, मैं ये और बता देता हूँ कि PDF नोट्स बार बार मैं बताता रहता हूँ, और मैं नीचे भी एक पट्टी में स्टार्ट कर दिया है लिखना। तो PDF नोट्स के लिए आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, किसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके टेलीग्राम पर वो डायरेक्ट आपको लेकर चला जाएगा। और अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो वो प्ले स्टोर पर लेकर जाएगा, और आप उस टेलीग्राम को डाउनलोड करें और फिर अपना वहाँ पर नंबर डालकर रजिस्टर करें। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करके फिर टेलीग्राम पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर इंजीनियर्स गेटवे का लोगो लगा हुआ है, ये इस तरीके का प्रोफाइल पर, और इंजीनियर्स गेटवे लिखा हुआ है वहाँ पर। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और फिर वहाँ पर जो पिन्ड मैसेज होते हैं का एक वहाँ पर आपको सिंबल दिया होता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते रहेंगे बार बार तो वो हर एक PDF जो वहाँ पर पिन है उस पर आपको लेकर जाता चला जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अपने हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं उनसे बेस्ट ना तो मेरे नोट्स हैं ना किसी बुक के नोट्स हैं, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार मेरे सब्जेक्ट को अपने हैंड रिटन्स में तैयार करके पढ़ के देखिए, और अदर्स को जो टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड कराते उससे पढ़कर देखना, आपको फ़र्क एग्जाम में अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।